नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। समुद्र मंथन की जब भी चर्चा होती है तो सबसे आखिर में पूछा जाता है कि आखिर इससे कितना अमृत निकल कर आया। भाजपा के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक को लेकर पार्टी के नेता भी इस वक्त इसी हिसाब किताब में जुटे हैं। तो उधर विरोधी भाजपा की सही कदम वाली चाल को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी ने 2024 की चुनावी रणनीति को लेकर पार्टी के लिए नया कर्तव्य पथ तैयार कर दिया है। आज मैं आपको बात तो चुभेगी में पीएम मोदी के उस हर एक बयान के बारे में बताऊंगा जो आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव का केंद्र बिंदु बनने वाला है, जिसके मायने सिर्फ लोकसभा के चुनाव से नहीं बल्कि इसी साल होने जा रहे विधानसभा के 9 राज्यों के चुनाव से भी जुड़े हैं। इसमें राम मंदिर को जनता को समर्पित करने की तारीख भी है, तो पसमानदा मुसलमानों को दरवाजे पर नई दस्तक की तैयारी भी। इसमें हारी हुई सीटों को जीतने का तूफानी मिशन भी है। इसके साथ ही आपको आज मैं बताऊंगा अखिलेश यादव के मिशन दक्षिण के उस दांव की बात, जिससे उत्तर के मैदान में महायुद्ध का नया बिगुल बजने वाला है। साथ ही बात होगी सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बसपाई बोल की, जिसने सपा के खेमे में हलचल पैदा कर दी है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। भाजपा कार्य समिति की बैठक में आज पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को 2024 में महाविजय का मंत्र दिया। इसके साथ ही आर्थिक और सामाजिक संकल्प पत्र पारित हुआ। इसमें दावा किया गया कि मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में देश का जबरदस्त विकास हुआ है और भाजपा की अगुवाई वाली सरकार सबका साथ और सबका विकास को लेकर समर्पित है। भाजपा ने दावा किया कि समावेशी विकास सिर्फ नारा नहीं था बल्कि ये दर्शन था और बीते 8 साल के मोदी सरकार की जो नीतियां जमीन पर उतरी, उनका सामाजिक असर बड़े बदलाव के रूप में सामने आया है। विकास के साथ ही राम राज्य और राम मंदिर निर्माण पर भाजपा कार्य समिति की बैठक में जो बातें हुई वो अगले चुनावी महासंग्राम का बड़ा इशारा देने वाली है। भाजपा कार्य समिति की बैठक से आया राम मंदिर संदेश। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्यकारिणी आभार प्रकट किया। मंदिर की तिथि भी घोषित कर दिया गया है और जल्द ही भव्य मंदिर देश को समर्पित हो जाएगा। राम राज्य की धुरी पर विकास और हिंदुत्व पर जोर। नड्डा जी का एक कार्यकाल जून तक फिर बढ़ाया गया है, तो उनके नेतृत्व में पूरे देश के कार्यकर्ता जी जान से जुटेंगे और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजयी की ओर ले जाएंगे। 2024 के महासंग्राम तक जेपी नड्डा बने रहेंगे कप्तान। जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। 20 जनवरी से जेपी नड्डा का यूपी कूच। जहां 2019 में हुई हार, वहां 24 में कमल हुंकार। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे देश में 2024 में भारतीय जनता पार्टी का नया इतिहास रचने जा रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। गाजीपुर से भाजपा का ऐलान जंग। अफजाल मुख्तार के किले पर भाजपा का पहला प्रहार। बात तो चुभेगी। भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के आखिरी दिन पार्टी के जिस प्रस्ताव की सबसे ज्यादा चर्चा है वो हिंदुत्व के एजेंडे पर जोर से जुड़ा है। कार्य समिति की बैठक के दूसरे दिन अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को जनता को समर्पित करने पर चर्चा हुई। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण को लेकर पार्टी नेताओं ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। केदारनाथ धाम से लेकर बद्रीनाथ धाम के विकास से लेकर सोमनाथ की बात हुई। उज्जैन में महाकाल के भव्य महालोक से लेकर झारखंड के बाबा वैद्यनाथ धाम तीर्थ के विकास का जिक्र आया।
इससे बिल्कुल अलहदा उस पसमानदा प्लान की भी चर्चा तेज रही, जिसके लिए यूपी में बड़ा लिटमस टेस्ट होने जाना है। अभियान की पहली शुरुआत गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से होने वाली है। भाजपा ने 2024 के चुनाव के लिए राम मंदिर निर्माण को बड़ा मुद्दा बनाने का बिगुल फूंक दिया है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में ऐतिहासिक राम मंदिर को जनता को समर्पित करने की तारीख तक पर चर्चा हुई। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण, जो लोग कभी हमको पूछते थे अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बनाएंगे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्यकारिणी आभार प्रकट किया, मंदिर की तिथि भी घोषित कर दिया गया है और जल्द ही भव्य मंदिर देश को समर्पित हो जाएगा। राम मंदिर को जनता को समर्पित करने की तारीख पर भाजपा कार्य समिति की बैठक में चर्चा का संदेश बहुत कुछ कहता है। अब तक राम मंदिर का 45% निर्माण पूरा हो चुका है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि 2023 के दिसंबर तक राम मंदिर का पहला फ्लोर यानी ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें जनवरी 2024 में रामलला विराजमान हो जाएंगे और भक्तों के लिए इसे जनवरी 2024 में खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही नियमित पूजा और दर्शन की शुरुआत हो जाएगी। अब भाजपा की सर्वोच्च बैठक से राम मंदिर को लेकर बड़ा संदेश निकलकर सामने आया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्यकारिणी आभार प्रकट किया, मंदिर की तिथि भी घोषित कर दिया गया है और जल्द ही भव्य मंदिर देश को समर्पित हो जाएगा। देखिए, बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे की लड़ाई को लड़ा है और आज हम लोग गौरवशाली हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और रही उत्तर प्रदेश की राजनीति का, तो इससे राजनीति से कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी का मूल विषय था और ये इससे साल हुआ है, जिसको लेकर देश भर के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। राम मंदिर के साथ ही भाजपा विकास के साथ सबका साथ सबका विकास के एजेंडे को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति के दूसरे दिन पीएम मोदी ने पार्टी को 24 विजय का मंत्र दिया। संदेश सीधा है, रफ्तार तेज कीजिए और जनता से और मजबूती से जुड़िए। मिशन है 2024 में अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज करने का। लोकसभा चुनाव की बाधा दौर से पहले 9 राज्यों में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी रणनीति तैयार है। बड़ा फैसला है जून 2024 तक के लिए भाजपा अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जाना। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको सहर्ष हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। 2024 के लिए चुनावी राजपथ पर सबसे आगे निकलने की खातिर भाजपा ने अपना रास्ता साफ कर दिया है। इशारा है कि कोविड संकट से मजबूती से लड़ने, गांव-गांव तक मुफ्त राशन पहुंचाने से लेकर टीकाकरण और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और देश में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम के तहत 22,60,000 करोड़ रुपए लाभार्थियों तक पहुंचाने की उपलब्धियों को हर घर तक पहुंचाया जाएगा। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक का हो गया है। उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। वहीं दूसरी ओर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दौरान कार्यकारिणी में अपना संबोधन दिया और साफ तौर पे ये कहा है कि तमाम तरह जो कार्यकर्ता हैं वो जनता के बीच में जाए, जनता के साथ संवाद को बरकरार रखे। इसके साथ साथ सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है उसमें यह भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। उन्होंने मध्य प्रदेश का जिक्र किया और साफ तौर पर कहा जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन वो फिर से चुनकर आ गए थे क्योंकि हमारे कार्यकर्ता कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से तेजी से काम करना था उस तरीके से नहीं कर पाए। भाजपा के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे और विरोधी दलों के मुकाबले भाजपा के शासन का फर्क समझाएंगे। इस सदी की सबसे बड़ी
महामारी, वैसे देखें तो 20वीं सदी की भी सबसे बड़ी महामारी कोविड का सामना पूरे देश को करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सेवा ही संगठन है, इस मंत्र के साथ काम में जुटा। ढेर सारे गांवों में चाहे गरीबों के घर पे मदद पहुंचानी हो, अन्न पहुंचाना हो। इस साल भाजपा का पूरा जोर सदस्यता अभियान पर ही रहेगा। कोशिश देश के 1,30,000 बूथों पर पार्टी की ताकत और पहुंच मजबूत करने की है, जहां पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद से कमजोर रहा था। ये वर्ष सदस्यता अभियान का भी वर्ष है और हर साल हम चुनाव के पहले नई सदस्यता करते हैं। कोविड की महामारी के कारण ये सदस्यता का हमारा अभियान समय पर हो नहीं पाया। भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और केदारनाथ के विकास पर भी चर्चा हुई, यानी अयोध्या से लेकर काशी और केदारनाथ तक भाजपा के भावी मुद्दों की फहरिस्त में हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे चुनावी संग्राम की धुरी बनने वाले हैं। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में पीएम मोदी ने जो कुछ कहा वो बेहद खास है। आखिर प्रधानमंत्री ने तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को कौन से मंत्र दिए, अब एक एक कर मैं आपको बता देता हूं। इसमें कई खास रणनीतियां छिपी हुई हैं। पीएम मोदी का विजय मंत्र क्या है, जरा इसको समझिए। भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में मंत्र दिया, पार्टी के नेताओं को मर्यादित भाषा बोलनी चाहिए, पसमानदा और बोहरा मुस्लिमों के बीच जाएं कार्यकर्ता, सभी धर्मों के कमजोर तबके तक पहुंचना है, पढ़े लिखे मुसलमानों तक हमें सरकार की नीतियों को लेकर जाना है, चुनाव में अभी 400 दिन बाकी हैं, सभी तबके तक पहुंचे इन 400 दिनों में। यह तैयारी है भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव को लेकर। हमें मेहनत करनी होगी, हर वर्ग तक पहुंचना होगा, यह पीएम मोदी ने कहा। हम वोट दें या ना दें, लेकिन हर वर्ग तक जरूर पहुंचे। अति आत्मविश्वास होने से चुनाव हार जाते हैं, अति आत्मविश्वास में रहने की जरूरत नहीं है। मोदी आएंगे, चुनाव जीत जाएंगे, ये सोच ठीक नहीं है। हर दिन अलग अलग जगह जाकर लोगों से मिले, जैसे एक दिन चर्च, एक दिन यूनिवर्सिटी, दूसरी जगह जाए। जो संकल्प करता है वही इतिहास भी रचता है। भाजपा को संकल्प भी करना है और इतिहास भी रचना है। ये तमाम बातें पीएम मोदी ने कही। 18 से 25 साल के युवाओं को जोड़ें, क्योंकि ये वो वर्ग है जो ये नहीं जानता कि पिछली सरकारों ने क्या कुछ किया है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पार्टी नेताओं को कर्तव्य काल के रूप में बताया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी का जब अमृत काल चल रहा है तो हमें भी पूरी मेहनत करनी होगी, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार हो सके। पीएम मोदी की कुछ और खास बातें मैं आपको बता दूं। भारत के जीवन का सर्वोत्तम काल आने वाला है, ये बात प्रधानमंत्री ने कही। हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अमृत काल को कर्तव्य काल में परिवर्तित करें। भाजपा अब केवल राजनीतिक नहीं, सामाजिक संगठन भी है, ये बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही। सीमावर्ती गांवों के साथ संगठन का ज्यादा संपर्क बनना चाहिए। सभी राज्य एक दूसरे के साथ समन्वय करें, सभी राज्य एक दूसरे की भाषा संस्कृति को सम्मान दें, जलवायु परिवर्तन के विषय पर साथ मिलकर चलना होगा। ये तमाम बड़ी बातें पीएम ने आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में दिल्ली में कही। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक से पीएम मोदी का पसमानदा मुसलमानों को लेकर बड़ा संदेश सामने आया, तो वहीं यूपी से इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर भी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने कार्यकाल में किए गए विस्तार के बाद बड़े मिशन के तहत यूपी पहुंचने वाले हैं। ये मिशन और इसकी रणनीति क्या है, आपको ये भी समझना बेहद जरूरी है। गाजीपुर से ऐलान जंग, देखिए गाजीपुर की क्या अहमियत है, जरा समझिए। गाजीपुर में 20 जनवरी को जेपी नड्डा की जनसभा है। इस वक्त बसपा के कब्जे में गाजीपुर सीट है। अफजाल अंसारी गाजीपुर से बसपा के सांसद हैं। 2019 में जहां भाजपा हारी थी, वहीं जीत का बड़ा मिशन भारतीय जनता पार्टी का है। भाजपा के लिए 2019 में अजय रही 14 सीटों पर जोर है। इन 14 सीटों में शामिल है गाजीपुर, और गाजीपुर वो सीट है, ये मुस्लिम बाहुल्य सीट नहीं है, उसके बावजूद अफजाल अंसारी यहां से चुनाव जीते हैं। इसलिए बीजेपी इस पर खासा फोकस कर रही है। जेपी नड्डा सभा के
साथ ही पार्टी संगठन की बैठक भी करेंगे। गाजीपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के घर भी जा सकते हैं भोजन करने जगत प्रकाश नड्डा। और गाजीपुर का बड़ा संदेश पूर्वांचल की राजनीति में, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता क्योंकि बनारस से वाराणसी से सटी हुई ये सीट है। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। अफजाल अंसारी यहां बसपा के सांसद हैं, तो वहीं उनके भतीजे मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी इस साल सुभासपा के टिकट पर मऊ से विधायक चुने गए थे। हालांकि सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब उनसे पल्ला झाड़ चुके हैं। यहां यह भी समझना जरूरी है कि भाजपा अंसारी परिवार की ताकत को चुनौती देने के लिए गाजीपुर में क्यों इतने बड़े मिशन पर काम कर रही है और यहां के समीकरण क्या है। जी हां, गाजीपुर से जंग ऐलान की वजह समझिए। 2019 में सपा बसपा गठबंधन से मैदान में उतरे थे अफजाल अंसारी। भाजपा के मनोज सिन्हा को 1,20,000 से ज्यादा वोटों से हराया था अफजाल अंसारी ने। अफजाल अंसारी को मिले थे 5,66,000 वोट, मनोज सिन्हा को मिले थे 4,46,000 वोट। अफजाल को 51.20% वोट मिला था, जबकि मनोज सिन्हा को मिले थे 40.4% वोट। 2024 में महागठबंधन की सूरत नहीं है। मायावती का साफ इनकार है। भाजपा नए समीकरण के तहत नई रणनीति बना रही है। गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें सैदपुर, जखनिया, गाजीपुर, जंगीपुर, जमानिया विधानसभा सीट। इस साल विधानसभा चुनाव में सपा ने 4, सुभासपा ने 1 सीट जीती थी। भाजपा को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में 18 लाख से ज्यादा यहां पर वोटर हैं। गाजीपुर में पिछड़ी जातियों के सबसे ज्यादा वोटर हैं। पिछड़ी जातियों में सबसे ज्यादा यादव वोटर हैं, दूसरे नंबर पर दलित वोटर हैं। तो यह समीकरण गाजीपुर का है। और तीसरे नंबर पर मुस्लिम वोटर हैं। सवर्ण वोटों के साथ कुशवाहा जातियों की भी गोलबंदी यहां अहम मानी जाती है। तो ये तमाम गाजीपुर के समीकरण, और यही वजह है गाजीपुर भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन की शुरुआत कर रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बहुत जल्द अपने चाचा शिवपाल यादव को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। प्रदेश में भाजपा के खिलाफ आंदोलन को तेज करने के लिए शिवपाल को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा शिवपाल के बेटे आदित्य यादव को भी पार्टी में बड़ी भूमिका मिल सकती है। इन मुद्दों को लेकर सोमवार को अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच मंथन हुआ। चर्चा ये भी है कि अति पिछड़ों और दलितों को साथ लेकर संगठन के विस्तार पर भी दोनों में एक राय बनी, लेकिन सबकी नजर शिवपाल की भूमिका पर है कि अखिलेश यादव उन्हें कौन सा रिटर्न गिफ्ट देते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश की नई टीम का स्वरूप क्या होगा, इसकी तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी है। सपा के अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष तो पहले से ही तय हैं, लेकिन बाकी पदों पर किन की तैनाती होगी, ये बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि चाचा शिवपाल के हिस्से क्या आएगा। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की सियासत में शिवपाल सिंह यादव का रुतबा एक बार फिर से बढ़ने जा रहा है। शिवपाल यादव पहले ही कह चुके हैं कि अंतिम समय तक वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। ऐसे में अब अखिलेश यादव चाचा शिवपाल को राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बार तो चर्चा शिवपाल के बेटे आदित्य यादव के राजनीतिक भविष्य को सेट करने की भी है। मकर संक्रांति बीत चुकी है और फिर उसके बाद अखिलेश यादव का चाचा शिवपाल यादव के घर जाना, 1 घंटे तक बातचीत करना, बैठक करना, कहीं ना कहीं ये संकेत साफ दे रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की जो प्रदेश कार्यकारिणी है, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उसमें शिवपाल यादव की झलक दिखेगी। यानी उन नेताओं को भी अहम जिम्मेदारी दी जाएगी जिन्होंने कभी संगठन में शिवपाल यादव के साथ काम किया था। यानी शिवपाल यादव भी सेट होंगे, आदित्य यादव भी सेट होंगे और शिवपाल के वो तमाम करीबी भी सेट होंगे जो अच्छे बुरे वक्त में शिवपाल के साथ टिके रहे। दरअसल समाजवादी पार्टी में बहुत जल्द राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान होगा। अखिलेश ने बीते दिनों इशारों में खरमास बीतने के बाद विस्तार की बात कही थी। माना जा रहा है कि दक्षिण भारत के दौरे के बाद संगठन विस्तार का ऐलान हो सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा शिवपाल के सियासी भविष्य को लेकर है। माना जा रहा है कि शिवपाल को राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। क्या लगता है इस बार जो चाचा हैं उनको बड़ी भूमिका मिलेगी? क्योंकि पहले भी कई बार चर्चाएं हुई, लेकिन इस बार एक लंबे समय बाद खुद अखिलेश यादव उनके घर गए, लगभग 1.25 घंटे की बैठक भी हुई। अब चाहे जिस तरह की भूमिका हो, लेकिन जब जमीन पे लड़ने की क्षमता कोई पार्टी खो देती है तो मेरे ख्याल से फिर उस पार्टी का वजूद अपने आप धीमे धीमे खत्म हो जाता है। संभावनाओं के बाजार में कई पद चर्चा का विषय बने हुए हैं।
इन्हीं में एक पद है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का। अगर शिवपाल यादव को राष्ट्रीय राजनीति में नहीं भेजा जाता है तो चर्चा ये भी है कि उन्हें अखिलेश अपनी कुर्सी सौंपकर एक बड़ा संदेश दे दें, क्योंकि अभी अखिलेश खुद नेता विपक्ष की भूमिका में है। उनका नाम कोई नया नहीं है, न उनकी पर्सनालिटी नहीं है। सारे लोग बहुत सालों से समाजवादी पार्टी की राजनीति में उनकी केंद्रीय भूमिका देखते रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनके बीच में जो वार्तालाप हुआ है, जो उनकी वरिष्ठता है, उसके मुताबिक उनकी वरिष्ठता, समझ और जानकारी के हिसाब से उनकी भूमिका है और होनी भी चाहिए। चाचा भतीजे के मिलन के 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये सवाल कायम है कि चाचा को मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जीत का रिटर्न गिफ्ट क्या मिलेगा, क्योंकि शिवपाल के पास अभी तक कोई पद नहीं है। इससे भी बड़ी बात यह है कि पार्टी दफ्तर में बैठने के लिए शिवपाल के पास कोई कमरा तक नहीं। हालांकि शिवपाल कहते रहे हैं कि बिना पद के ही वो संगठन में काम करते रहेंगे। देखिए, मैंने पहले ही कह दिया है, पद की मुझे कोई जरूरत है नहीं। बताओ, कोई उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमें नहीं जानता हूँ। और समाजवादियों को तो कल्चर रहा है, बड़े बड़े लीडर रहे हैं, डॉक्टर लोहिया से लेकर के जयप्रकाश जी से लेकर के, क्या इन पर कोई पद रहे? तो हम तो उनकी परंपरा पर चलने वाले लोग हैं। शिवपाल कुछ भी कहे, लेकिन अखिलेश नहीं चाहते कि चाचा अब नाराज हो। और चर्चा यही है कि अखिलेश जब शिवपाल से मिलने उनके घर गए थे तो संगठन के अलग अलग पदों पर तैनाती की सूची भी साथ ले गए थे और उस सूची पर शिवपाल यादव की सहमति ली गई। यानी अखिलेश ये भी बता और जता रहे हैं कि पार्टी में कोई बड़ा कदम उठाया जा रहा है तो चाचा शिवपाल की भी उसमें सहमति हो रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 73 सीटें जीती थी, तब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार में थी। शिवपाल सिंह यादव वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर थे। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी की शर्मनाक पराजय हुई थी। केवल परिवार के सदस्य ही वो चुनाव जिता पाए थे। तो ऐसे में शिवपाल सिंह यादव के साथ आ जाने से कोई करिश्मा या कमाल करेंगे, इसकी संभावनाएं बेहद कम है। समाजवादी पार्टी को नया रंग रूप देने का काम शुरू हो चुका है। 58 नामों वाली प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी होने के बाद अब नजर संगठन के ऐलान पर है। माना जा रहा है कि सपा इस बार ओबीसी के अलावा दलित चेहरों को भी प्रोजेक्ट करेगी, क्योंकि उसका सीधा फोकस मायावती के उस वोट बैंक पर है जो साल दर साल बसपा से छिटकता जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। और बात अखिलेश यादव की दक्षिण गर्जना की। कल तेलंगाना के खम्मम में कांग्रेस से अलग तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश में जुटे हैं। भारत राष्ट्र समिति के नेता के चंद्रशेखर राव बड़ी रैली करने जा रहे हैं। तेलंगाना के सीएम केसीआर की ये गर्जना भाजपा के खिलाफ है। इस रैली में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे, मंच पर केजरीवाल भी होंगे और भगवंत मान भी, और निशाने पर भाजपा होगी। इसने सियासी अटकलें अभी से तेज कर दी हैं। इस रैली के बाद जो तस्वीरें आने वाली हैं उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। दक्षिण के मैदान में उत्तर युद्ध को लेकर सजने वाला है सबसे बड़ा मंच। तैयारी तीसरे मोर्चे की है। आयोजन तेलंगाना में सरकार चला रही भारत राष्ट्र समिति का है और खम्मम में हुंकार होने वाली है सीधे मोदी सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ। इसमें तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भाजपा पर तूफानी हल्ला बोलते नजर आएंगे। न्योता दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान और केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन को भी है। अब सबकी नजर इस सभा में उमड़ने वाली भीड़ पर है। बीआरएस का दावा है कि भाजपा के खिलाफ ये 2024 का सबसे दमदार बिगुल होगा। तेलंगाना में इसी साल दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं और बीआरएस एक बार फिर यहां सत्ता में आने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। राज्य में पहले बीआरएस का सीधा मुकाबला कांग्रेस से होता रहा है, लेकिन इस बार भाजपा उसे मजबूत चुनौती दे रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में केसीआर की पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी। उसका मुख्य मुकाबला कांग्रेस से था। तीसरे नंबर पर टीडीपी थी तो चौथे नंबर पर भाजपा। भाजपा ने 7% वोट हासिल किए थे और केसीआर को आशंका है कि इस बार भाजपा कहीं उनका खेल न खराब कर दे, इसलिए वो अभी से हमलावर हैं
और साथ में सपा से लेकर आप और सीपीएम जैसी पार्टियों की साझेदारी की है। हम लोग पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को छोड़ के सभी दलों का तीसरा मोर्चा बना रहे हैं और 2024 में ये तीसरा मोर्चा केंद्र की सरकार में आएगा। ये हम लोगों का प्रयास है। माननीय अखिलेश यादव जी देश में गैर भाजपाई और गैर कांग्रेस सारी पार्टियों को एक करने का काम कर रहे हैं। अब 100 एकड़ के मैदान में होने वाली तीसरे मोर्चे की सभा में कितने लोग जुटते हैं, इस पर सबकी नजरें हैं। बुधवार दोपहर 2 बजे रैली की महागर्जना सुनाई देने वाली है, लेकिन हलचल लगातार तेज है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात बसपा की, जिसने यूपी में खोई हुई सियासी जमीन को वापस हासिल करने के लिए रणनीतिक रफ्तार तेज कर दी है। इसके लिए पार्टी के पूरा खाका तैयार भी कर दिया है। सबसे पहले बसपा ने मंडल स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन करना शुरू किए, जिसके तहत अब तक 17 मंडल में कार्यक्रम हो चुके हैं और अब जैसे ही मंडल सम्मेलन खत्म होंगे, बसपा जिला स्तर पर अभियान शुरू कर देगी। 24 की लड़ाई के लिए बसपा की तैयारी भी तेज है। पिछले लोकसभा चुनाव में भले ही बसपा का सपा के साथ गठबंधन रहा हो, लेकिन इस बार रास्ते जुदा हैं और तैयारी अपने अपने हिसाब से हो रही है। मायावती खुद कई बार ये इशारा कर चुकी हैं कि इस बार उनकी रणनीति मुस्लिम और दलित गठजोड़ के सहारे लक्ष्य को भेदने की है। और मायावती के इशारे के बाद पार्टी ने जमीनी स्तर पर काम तेज कर दिया है। मीडिया की सुर्खियों से अलग बसपा जमीन पर तेजी से मेहनत कर रही है। बीते कई दिनों से मंडल स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। पिछले साल 23 दिसंबर को अयोध्या से ऐसे सम्मेलनों की शुरुआत हुई थी और अब तक 17 मंडलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। अब 18 जनवरी को लखनऊ में आखिरी मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन होना है। मंडल स्तर के कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद बसपा की तैयारी 20 जनवरी से जिला स्तर पर ऐसे ही कार्यक्रम शुरू करने की है। इन कार्यक्रमों में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी मौजूद रहेंगे। इसी तैयारी के दम पर मायावती ने ऐलान किया था कि आने वाले चुनाव में बसपा का किसी के साथ गठबंधन नहीं रहेगा। इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। दरअसल पार्टी का पूरा फोकस गांव-गांव में मजबूती का है। ये निकाय चुनाव की तैयारी के नजरिए से भी देखा जा रहा है। जिला स्तर पर जब कार्यक्रम खत्म होंगे तो इसकी रिव्यू मीटिंग भी होगी। बसपा एक तरफ जहां कार्यकर्ता सम्मेलनों और रिव्यू मीटिंग्स के जरिए अपने लिए चुनावी जमीन तैयार करने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए भी काम कर रही है। बसपा ने जो स्ट्रैटेजी तैयार की है उसके अनुसार पार्टी में चाहे जिला स्तर का संगठन हो, मंडल स्तर का या फिर राज्य स्तर का, सभी जगह पर 50% चेहरे युवा हो, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। बसपा की कोशिश बूथ कमेटी से लेकर प्रदेश कमेटी तक युवा चेहरों को जोड़ने की है। पार्टी के नेता भी मानते हैं कि एक दशक से बसपा में कैडर नहीं हो पाया है। तो सेक्टर स्तर पर बहुजन समाज पार्टी में जैसे 10 पोलिंग बूथ का एक सेक्टर है और सेक्टर स्तर पर जो हमारे बूथ कमेटी है, सेक्टर कमेटी है, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए जो समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, उन सबको जो वर्तमान हालात हैं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में जो अधिकार दिए, संविधान में दिए हुए अधिकार हमें कब हासिल होंगे, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए कब हासिल होंगे, जब हम वोट की ताकत से अपनी सत्ता बनाएंगे, जब हम सरकार में होंगे, तभी संविधान में दिए गए अधिकारों को हासिल कर सकते हैं। मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और बसपा के वोट शेयर में जो लगातार गिरावट देखी गई, उसकी बड़ी वजह नए वोटरों का पार्टी से ना जोड़ना ही माना गया। अब पार्टी की कोशिश युवा शक्ति के सहारे फिर से पुराने दौर में लौटने की है।
मिशन 2022 के मद्देनजर बसपा का जोर इस समय कैडर मोबिलाइजेशन और गांव-गांव तक पहुंचने का है। लगातार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभी मंडलों में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। इन सम्मेलनों की शुरुआत रामनगरी अयोध्या से हुई थी और अंतिम जो कार्यक्रम होगा वो लखनऊ मंडल का होगा। अब तक 17 मंडलों में इस तरह के कार्यक्रम किए जा चुके हैं। पार्टी की कोशिश है कि लगातार लोगों तक, वोटर्स तक पहुंचा जाए, उन तक जो बीएसपी का मिशन है उस संदेश को पहुंचाया जाए जिससे वो बसपा के वोटर में तब्दील हो। यानी बसपा ने 24 के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और इसकी झलक आने वाले दिनों में और साफ हो जाएगी। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में सपा के इस वक्त सिर्फ 3 सांसद हैं, जिसमें से 2 मुसलमान हैं और दोनों ही पश्चिमी यूपी से संबंध रखते हैं। आज इन्हीं में से एक सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मायावती की जमकर तारीफ की। बर्क ने न सिर्फ मायावती को मुस्लिमों की पहली पसंद बताया, बल्कि ओबीसी समाज के लिए भी मायावती को बेहतर बता डाला। अब बर्क के इस बयान के कई मायने निकाले जाने लगे हैं। सवाल यह भी उठने लगा है कि क्या इमरान मसूद के बाद पश्चिमी यूपी का एक और मुस्लिम चेहरा सपा छोड़कर बसपा में जाने वाला है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के एक बयान ने यूपी की सियासत का माहौल गरमा दिया है। बर्क वैसे तो गैर राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी के चलते ज्यादातर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मायावती को लेकर ऐसी बात कह दी कि लखनऊ में मौजूद सपा दफ्तर तक करंट दौड़ गया। उन्होंने अपनी कौम के लिए या अपनी बिरादरी के लिए उन्होंने काम किया है और फील्ड में जमकर काम किया है। बहरहाल मैं भी उनकी पार्टी में रह चुका हूँ कि सन 9 में मैंने भी इलेक्शन लड़ा था, तो मेरा इलेक्शन बहरहाल उनकी पार्टी से मैं जीता था, समाजवादी हार गई थी। मायावती की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाले बर्क बसपा में भी रह चुके हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में वो सपा के सांसद हैं। ऐसे में मायावती की इस तरह से तारीफ करना पूरे पश्चिमी यूपी का सियासी पारा चढ़ा रहा है। सवाल ये है कि क्या पश्चिमी यूपी में इमरान मसूद के बाद सपा का एक और बड़ा नेता बसपा में वापसी करने वाला है? इस संभावना को बल देने वाला बर्क का एक और बयान सुनिए। वो भी एक शख्सियत हैं और सुप्रीमो हैं, वो उनके रहने से उनकी भी ज़रूरत है देश के अंदर, ताकि ओबीसी के लोगों का के साथ जो जुल्म और जाती नाइंसाफ़ी होती है उसके रोकने के लिए उनकी भी ज़रूरत है। और हम भी बहैसियत मुसलमान के हम भी सपोर्ट करते हैं। बर्क वैसे तो अक्सर मुस्लिमों की बात करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ओबीसी के नाम पर बड़ा बयान दिया है। बर्क ने साफ कहा कि अगर ओबीसी समाज के लिए कोई सबसे बड़ा हितैषी है तो वो मायावती है। सपा सांसद का ये बयान इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अखिलेश यादव की पूरी राजनीति इन दिनों पिछड़े वोट बैंक के इर्द गिर्द ही घूम रही है और सपा सांसद का ऐसा बयान मुस्लिम वोट बैंक में भी दरार पैदा कर सकता है, साथ ही ओबीसी समाज को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। बर्क के ऐसे बयान के बाद सवाल कई हैं। क्या अखिलेश यादव उन्हें 2024 के लिए पसंद कर पाएंगे या फिर बर्क ने पहले ही अपनी नई राह की तलाश कर ली है? कहीं बर्क 2024 का लोकसभा चुनाव बसपा के टिकट पर लड़ने की तैयारी में तो नहीं? इसकी कई वजहें हैं। पश्चिमी यूपी से सपा के 2 मुस्लिम सांसद हैं, संभल से शफीकुर रहमान बर्क और मुरादाबाद से एसटी हसन। पहली बार सांसद बने एसटी हसन को काफी तवज्जो मिलती है। लोकसभा में भी एसटी हसन ही सपा के नेता सदन बने हैं, जबकि कई बार के सांसद शफीकुर रहमान बर्क को नजरअंदाज किया गया। आप समाजवादी पार्टी में हैं और आप कह रहे हैं कि आप सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट भाई, जब जो ओबीसी के साथ जब नाजायज सलूक होता है तो हम बहरहाल उसको पसंद नहीं करते। हम बहरहाल इस मामले में उनके साथ हैं। देखिए, ये उनका अपना ख्याल है। मेरे भी वो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, लेकिन हाँ, बीइंग ए मुस्लिम जो आपने लफ्ज़ कहा ना, पार्लियामेंट में जिस वक्त 3 तलाक का बिल आ रहा था तो उस वक्त मायावती कहाँ थी?
बीजेपी के साथ क्यों गई थी? सीए आया तो क्यों वॉकआउट करा था? मुखालफत क्यों नहीं करी थी? 370 जब आया है तो उस वक्त बीजेपी के साथ क्यों खड़ी थी? यानी उम्र चाहे जितनी हो जाए, राजनीति में महत्वाकांक्षाएं कम नहीं होती। और बर्क ने मायावती के पक्ष में बयान देकर सपा के खेमे में हलचल जरूर पैदा कर दी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। उनकी यात्रा कुछ दिनों में कश्मीर तक पहुंच जाएगी, लेकिन गांधी परिवार के बीच जो खाई पैदा हुई है उसे जोड़ने में आज भी दिक्कत आ रही है। पंजाब में जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब वरुण गांधी को लेकर उनसे सवाल हुआ और इसके जवाब में राहुल ने जो कहा वो आज सुर्खियां बना रहा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अंतिम पड़ाव पर है और जैसे जैसे यात्रा की अंतिम तारीख आ रही है, ये सवाल बड़ा होता जा रहा है कि आने वाले दिनों में राहुल के साथ कौन कौन से नेता कदम ताल करते दिखाई देंगे। इस बीच वरुण गांधी का नाम एक बार फिर चर्चा में रहा। पंजाब के होशियारपुर में जब राहुल से वरुण गांधी को लेकर सवाल किया गया तो उनका बयान वायरल हो गया। वो बीजेपी में हैं, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मेरी विचारधारा, मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। यानी गांधी ब्रदर्स के मिलन में विचारधारा एक बड़ी बाधा बन गई है। राहुल के इस बयान को हर कोई अपने नजरिए से देख और समझ रहा है। मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। और जो वरुण हैं, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया, तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दरअसल वरुण गांधी हर रोज केंद्र से लेकर यूपी सरकार की नीतियों तक पर सवाल उठा रहे हैं। उनके बयानों और ट्वीट से माना जा रहा है कि बहुत जल्द वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस बीच राहुल गांधी ने वरुण गांधी की एक टिप्पणी को मीडिया के सामने रखकर बहुत कुछ साफ करने की कोशिश की। आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है। सालों पहले मैंने फिरोज से कहा कि उसने मुझे कहा कि आरएसएस देश में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मैंने कहा कि देखिए, आप अपने परिवार की हिस्ट्री जो है उसको आप थोड़ा पढ़िए और उसको आप समझिए, क्योंकि जो आपने मुझे बोला है, अगर आपने अपने परिवार की विचारधारा समझी तो आप ये कभी नहीं बोल सकते। लेकिन राहुल की बातों में बहुत कंफ्यूजन भी पैदा होता दिखाई देता है, क्योंकि रिपोर्टर ने जो सवाल किया था वो वरुण गांधी के कांग्रेस में आने को लेकर था और राहुल ने ऐसा जवाब दिया जैसे उन्हें भाजपा या संघ में जाने के लिए कहा जा रहा हो। हालांकि राहुल ने ये जरूर कहा कि वरुण से मिलने और उन्हें गले लगाने में उन्हें कोई संकोच नहीं है। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ये बात कहीं ना कहीं चर्चा का विषय रहती है कि मेनका गांधी और वरुण गांधी भाजपा में हाशिए पर हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि वरुण जानबूझकर ऐसे ट्वीट करते हैं जो भाजपा के बड़े नेताओं को चुभे। लखीमपुर में किसान आंदोलन के बाद तो वरुण के हमले और तेज हो गए। शायद यही वजह है कि अब वरुण गांधी के रुकने या न रुकने से भाजपा ज्यादा मतलब नहीं रखना चाहती। अब ये वरुण गांधी से जाके पूछो कि वरुण गांधी क्या चाहते हैं, वो कांग्रेस में जाना चाहते हैं, भाजपा में रहना चाहते हैं, ये उनका निर्णय है, ये मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। और रही बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, पहले कांग्रेस जोड़ें, परिवार जोड़ें, तब वो भारत जोड़ने की बात करें। भारत तो जुड़ा ही हुआ है,
भारत में क्या टूटा हुआ है? वो बिना मतलब में लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और ये यात्रा कुछ नहीं, उनकी अपना एक केवल कुछ कांग्रेसियों ने उन्हें सलाह दे दी है कि आप अपना एक चेहरा बनाने की कोशिश करिए, वो है और कुछ भी नहीं। अब सवाल यह है कि अगर वरुण गांधी भाजपा छोड़ते हैं तो कांग्रेस के अलावा क्या कोई दूसरा दल है जिसका दरवाजा भाजपा के गांधी के लिए खुला रहेगा? इस सवाल के जवाब में 11 अक्टूबर की एक तस्वीर याद आती है, जब मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार से पहले सैफई से एक भावुक करने वाली तस्वीर सामने आई थी। और इस तस्वीर ने तभी ये इशारा कर दिया था कि वरुण गांधी भविष्य में साइकिल की सवारी भी कर सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बसपा नेता और पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का नया ठिकाना अब सोनभद्र जेल है। इसके अलावा याकूब के दोनों बेटों को भी यूपी की अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है। दरअसल मेरठ जिला कारागार में याकूब एंड फैमिली को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। मामला लखनऊ तक पहुंचा तो तीनों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन सवाल उठ रहा है कि याकूब की मेहमान नवाजी करने वाले जेल अधिकारियों पर कब एक्शन होगा। अवैध रूप से मीट प्लांट चलाने वाले गैंगस्टर याकूब कुरैशी का ठिकाना अब बदल चुका है। मेरठ जेल में जेल प्रशासन की तरफ से की जा रही मेहमान नवाजी याकूब कुरैशी को मेरठ से सोनभद्र ले गई, जबकि बेटे इमरान को बलरामपुर और फिरोज को सिद्धार्थनगर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। लखनऊ से हुए इस सख्त एक्शन के बाद याकूब अब अपने दोनों बेटों से अलग हो गया है। इसे लेकर याकूब कुरैशी के माथे पर पसीना आ गया है, क्योंकि तीनों अलग अलग जेलों में पहुंच गए हैं। शासन के आदेशानुपालन में याकूब कुरैशी को सोनभद्र, फिरोज को सिद्धार्थनगर, इमरान को बलरामपुर ट्रांसफ़र किया गया है। कल इनको यहां से स्थानांतरित कर दिया गया है। दरअसल याकूब कुरैशी अपने बेटे इमरान कुरैशी और बेटे फिरोज के साथ मेरठ जेल में बंद था। जेल जाते ही मेरठ जेल प्रशासन ने याकूब एंड फैमिली को वीआईपी ट्रीटमेंट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जेल मैनुअल ने भी याकूब के रसूख के आगे घुटने टेक दिए। जेल में मिलने के लिए याकूब के रिश्तेदार और समर्थकों की तादाद भी हर रोज बढ़ती जा रही थी। कहा जाता है कि याकूब कुरैशी ने जो कुछ भी मांगा मेरठ जेल में उसे वो हर चीज मुहैया हुई, लेकिन जब शिकायत लखनऊ तक पहुंची तो फौरन जेल बदली की कार्रवाई कर दी गई। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी, उनके बेटे इमरान और फिरोज को आखिरकार उत्तर प्रदेश की अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है। तमाम तरह के आरोप लग रहे थे कि जेल प्रशासन यहाँ याकूब कुरैशी और उनके बेटों को वीवीआईपी सुविधाएं मुहैया करा रहा है। यहाँ उनको जो तमाम सुविधाएं हैं, जेल मैनुअल से अलग से जो सुविधाएं हैं वो भी उनको यहाँ पर दी जा रही है। और ये मामला लगातार तूल पकड़ा और तूल पकड़ने के बाद जो डीजी जेल हैं आनंद कुमार ने इस मामले का संज्ञान लिया। जोशीमठ का दिन आज भी दर्द भरा रहा। आज फिर कुछ नई इमारतों में दरार की पुष्टि हुई। अब तक 150 से ज्यादा घर ऐसे मिले हैं जो रहने लायक नहीं बचे हैं। शासन प्रशासन भी लगातार लोगों तक मदद पहुंचा रहा है, लेकिन लोगों का दर्द ऐसा है जिस पर मरहम लगा पाना बहुत मुश्किल है। जोशीमठ के लिए एक एक रात मुश्किलों भरी है। दिन तो जैसे तैसे कट जा रहा है, लेकिन रात कैसे कट रही है ये जोशीमठ के लोग ही समझ सकते हैं। पहाड़ पर बसे इस शहर के घरों में दरारें बढ़ती जा रही हैं। अब तक 849 घरों में दरार पड़ चुकी है। 167 घर ऐसे हैं जो रहने लायक नहीं बचे। 250 घरों के लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि 207 परिवारों तक 1.5 लाख रुपए की राहत राशि पहुंच गई है। जो परिवार विस्थापित किए गए हैं, जो राहत शिविरों में ले जाए गए हैं, 250 हो गई है। कल 237 थी और उनमें कुल सदस्यों की संख्या 838 है। बाकी जो संख्या है, जो राहत शिविरों की चिन्हीकरण थी, उसमें कुल कक्ष जोशीमठ में 615, जिसकी क्षमता 2190 है, और पीपलकोटी में कुल कक्ष 491 है, जिसकी क्षमता 2205 है। हर रोज जोशीमठ में नई परेशानी खड़ी हो जा रही है। अब होटल नागमणि में भी
दरार पड़ने से दिक्कत आ गई है। प्रशासन कई और होटल को गिराने की तैयारी में जुटा है। जोशीमठ में लगातार होटल्स में दरार बढ़ती जा रही है और आज एक इस होटल में दरार बढ़ गई, यानी नागमणि ये होम स्टे है, होटल है और आप देख पा रहे हैं कि ये 3 मंजिला ये होटल है और इसमें आज बड़ी दरारें यहाँ पर बढ़ चुकी हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये होटल भी पूरी तरीके से ध्वस्त होने की कगार पर है। आप आज काशी के घाट पर एक बार फिर चर्चा में रहे आज काशी के घाट। इस बार काशी में हॉट एयर बैलून शो के साथ बोट रेस भी आयोजित हुई। पर्यटन विभाग की ओर से इन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इससे पहले पीएम मोदी ने काशी में टेंट सिटी का उद्घाटन किया था। कुल मिलाकर कहा जाए तो पर्यटन के मामले में काशी काफी रफ्तार से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है और यह भी तय है कि काशी की चर्चा विकास को लेकर जितनी ज्यादा होगी, 24 के चुनाव में इसका जिक्र उतना ही ज्यादा होगा। मोदी की काशी अब नए रंग रूप में नजर आ रही है। बीते कुछ दिनों में ही काशी में कई नई चीजें नजर आईं। पहले गंगा विलास क्रूज को खुद पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई, फिर गंगा टेंट सिटी का उद्घाटन हुआ और अब काशी में पर्यटन को चमकाने के लिए हॉट एयर बैलून शो भी शुरू हो जाएगा। काशी की हवाओं में उड़ता हुआ बैलून लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। काशी के बदलाव का हॉट एयर बैलून और इसकी तस्वीरें आप देखें। इस वक्त हम इस हॉट एयर बैलून में मौजूद भी हैं और आसमान से काशी का जो दृश्य है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप देखिए किस तरह से हवाओं में उड़ता हुआ ये बैलून और इस बैलून से जो अद्भुत दृश्य है वो आपके सामने, चाहे वो टेंट सिटी हो, चाहे वो काशी के घाट हो, चाहे वो गंगा हो या फिर शहर हो, हर ओर आपको एक अलग हवाओं का दृश्य दिखाई देगा। आप देखिए और ये दृश्य आने वाले दिनों में पर्यटन को किस तरह से धार देगा उसका भी एक अनुमान आप लगा सकते हैं। बैलून हवा में था और लोग अपनी छतों से इसकी तस्वीरें उतारते नजर आए। दूसरी तरफ काशी में पर्यटन को धार देने के लिए बोट रेस प्रतियोगिता शुरू हुई। दशाश्वमेध घाट से राजघाट तक नौका की रेस हुई। वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक कड़ी और जुड़ी और आप देखें यहाँ पर ये नौका रेस, इसका आयोजन किया जा रहा है। दशाश्वमेध से राजघाट तक जो नौका प्रतियोगिता है वो लगातार आगे बढ़ रही है। उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि ये नौका प्रतियोगिता जो कि आम प्रतियोगिता होती थी, काशी की पहचान होती थी, वो आने वाले दिनों में यहाँ के पर्यटन की पहचान बनेगी और किस तरह से बनेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो उत्साह है वो आप देख सकते हैं। ये बोट रेस अगले 4 दिनों तक होगी और विजेता को 1 लाख का पुरस्कार मिलेगा। कुल मिलाकर काशी में जितनी रौनक होगी उसे 24 के चुनाव में कहीं न कहीं भुनाने की भी कोशिश होगी। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे की रिपोर्ट। तो बहरहाल बात तो चुभेगी में आज जितना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।